पुणे के पास बसा लोहगढ़ किला। यह जगह इतिहास और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक जन्नत जैसी है। इसकी ऊंची दीवारें, ठंडी हवाएं और चारों तरफ फैली हरियाली पर्यटकों को सुकून देती हैं। लेकिन 18 जून 2026 की उस सुबह ने इस किले के इतिहास में एक ऐसा काला पन्ना जोड़ दिया जिसे शायद ही कोई भुला पाएगा। 26 साल का एक युवा केतन अग्रवाल, जो अपनी मंगेतर सिया गोयल के साथ अपनी खुशियों के नए सफर की शुरुआत करने के लिए वहां गया था, कुछ घंटों बाद उसी किले की गहरी खाई में बेजान पड़ा मिला। शुरुआत में इसे एक ट्रैकिंग हादसा माना गया, एक फिसलन, एक पल की लापरवाही और फिर मौत। लेकिन क्या वह वाकई हादसा था या फिर यह एक ऐसी साजिश थी जिसे बहुत सावधानी से बुना गया था? यह कहानी सिर्फ एक मौत की नहीं है, बल्कि उस अंधेरे की है जो अच्छे दिखने वाले रिश्तों के पीछे अक्सर छिप जाता है। आज हम इस पूरे केस की परतों को खोलेंगे, उन सबूतों को देखेंगे जिन्होंने इस एक्सीडेंट को मर्डर में बदल दिया। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। केतन अग्रवाल एक उभरते हुए रियल एस्टेट व्यवसायी थे। जिंदगी सेट थी, परिवार के साथ अच्छे संबंध थे और नवंबर 2026 में उनकी शादी तय हो चुकी थी। उनकी मंगेतर सिया गोयल के साथ उनका रिश्ता किसी भी अन्य प्रेमी जोड़े की तरह था। तस्वीरें, बातें और भविष्य की योजनाएं, किसी को भी यह शक नहीं था कि इस रिश्ते की नींव में कोई दरार है। केतन एक ऐसे इंसान थे जो अपने परिवार की बात मानते थे और अपने काम के प्रति समर्पित थे। वहीं दूसरी ओर सिया का व्यक्तित्व समाज में सामान्य और मिलनसार था। पुलिस जांच में जो बातें सामने आईं, वे बेहद चौंकाने वाली थीं। केतन अक्सर अपनी मंगेतर की बढ़ती हुई व्यस्तता और कुछ अन्य लोगों के साथ उनकी नजदीकियों को लेकर अंदर ही अंदर परेशान थे। उन्होंने अपने माता पिता से भी इस बारे में बात की थी। केतन को क्या पता था कि जिस इंसान पर वे भरोसा कर रहे हैं वही उनके जीवन के अंत का जरिया बन जाएगा। यह केस हमें सिखाता है कि हम अपने आसपास के लोगों को जितना जानते हैं, कई बार वास्तविकता उससे कहीं अधिक जटिल और डरावनी हो सकती है। उस दिन का प्लान बहुत ही साधारण और मासूम लग रहा था। केतन और सिया ने लोहगढ़ किले पर जाने का फैसला किया। एक युवा कपल के लिए संडे के दिन किसी ऐतिहासिक और प्राकृतिक जगह पर ट्रैकिंग के लिए जाना बहुत ही आम बात है। सुबह के समय सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। वे दोनों किले की ओर निकले। रास्ते में शायद उन्होंने भविष्य की बातें की होंगी, शायद शादी की तैयारियों पर चर्चा हुई होगी। केतन के लिए यह अपनी मंगेतर के साथ बिताया जाने वाला एक और खूबसूरत दिन था, लेकिन सिया के दिमाग में एक बहुत ही खौफनाक स्क्रिप्ट चल रही थी। किले की चढ़ाई करते समय केतन इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि उनके साथ चल रही उनके सपनों की मल्लिका दरअसल मौत की एक ऐसी साजिश बुन चुकी है जिसका मंच इसी किले की ऊंची चट्टानों पर सजने वाला है। केतन के फोन के आखिरी लोकेशन डेटा से यह बात पूरी तरह साबित होती है कि वे दोपहर के समय किले के सबसे ऊपरी और सुनसान हिस्से में मौजूद थे। उस ऊंचाई पर जहां से नीचे देखने पर इंसान को चक्कर आ जाए, वहां केतन अपनी जिंदगी के आखिरी पलों को जी रहे थे। किले के ऊपरी हिस्से में पहुंचने के कुछ ही देर बाद वह घटना घटी जिसने एक झटके में सब कुछ खत्म कर दिया। केतन किले की सैकड़ों फीट गहरी खाई में गिर गए और उनकी मौत हो गई। जब यह खबर केतन के परिवार तक पहुंची तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक हंसता खेलता जवान बेटा, जिसकी नवंबर में जयपुर में शादी होने वाली थी, अचानक एक हादसे का शिकार कैसे हो सकता है? शुरुआत में इसे एक दर्दनाक ट्रैकिंग दुर्घटना माना गया। यह कहा गया कि शायद फोटो खींचते समय या चलते हुए केतन का पैर फिसल गया होगा और वे खाई में गिर गए। लेकिन जिस तरह से यह घटना हुई थी, वह पुलिस और केतन के परिवार दोनों के मन में कई गहरे संदेह पैदा कर रही थी। केतन कोई लापरवाह इंसान नहीं थे जो किसी खतरनाक किनारे पर जाकर अपनी जान जोखिम में डालें। इसके अलावा जब सिया से पूछताछ की गई तो उसके बयानों में भारी विरोधाभास था। कभी वह कहती कि केतन अचानक फिसल गए, तो कभी कहती कि वह फोटो खींच रही थी और उसने केतन को गिरते हुए नहीं देखा। ये छोटी छोटी बातें जो सिया के चेहरे के भाव और उसके शब्दों के बीच तालमेल नहीं खा रही थीं, किसी भी अनुभवी पुलिस अधिकारी के लिए सबसे बड़ा सुराग होती है। उस दिन किले की वो चट्टानें तो खामोश थीं, लेकिन वहां मौजूद हवा में शायद वो डर और धोखा तैर रहा था जो केतन ने अपने आखिरी पलों में महसूस किया होगा।
पुणे ग्रामीण पुलिस ने जब घटनास्थल का मुआयना किया तो शुरुआती जांच में ही उन्हें समझ आ गया कि यह कोई सीधा साधा हादसा नहीं है। शरीर पर चोटों के निशान, गिरने का एंगल और घटनास्थल की भौगोलिक स्थिति यह चीख चीख कर कह रही थी कि केतन खुद नहीं गिरे, बल्कि उन्हें किसी ने बहुत ही ताकत के साथ धक्का दिया है। जहां से केतन गिरे थे वहां फिसलन के कोई निशान नहीं थे। अगर कोई इंसान अचानक गिरता है तो वह बचने के लिए हाथ पैर मारता है, आसपास की झाड़ियों या पत्थरों को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वहां ऐसा कोई संघर्ष दिखाई नहीं दिया। पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने उस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया, घेर लिया। घटनास्थल से मिलने वाले साक्ष्यों और सिया के बदलते बयानों ने यह साफ कर दिया कि यह मामला अब सिर्फ एक एक्सीडेंट रिपोर्ट नहीं, बल्कि एक सोची समझी आपराधिक जांच का केस बन चुका है। पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि उस सुनसान जगह पर सिर्फ केतन और सिया मौजूद थे। वहां कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। ऐसे में सच तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता विज्ञान और तकनीक ही था। जांच की सुई जब सिया की ओर घूमी तो पुलिस ने सबसे पहले उसके डिजिटल जीवन में झांकने का फैसला किया। पुलिस ने सिया के मोबाइल फोन, पिछले कुछ महीनों के कॉल रिकॉर्ड्स और उसकी सोशल मीडिया गतिविधियों की बहुत ही बारीकी से जांच शुरू की। और यहीं से इस केस में एक ऐसे तीसरे चेहरे की एंट्री हुई जिसने पूरी कहानी को ही पलट कर रख दिया। ये चेहरा था 22 वर्षीय चेतन चौधरी का। पुलिस की जांच में यह हैरान करने वाला सच सामने आया कि सिया घोयल और चेतन चौधरी के बीच बहुत पहले से एक गहरा रिश्ता था। पुलिस का दावा है कि सिया केतन से सगाई होने और शादी तय होने के बावजूद चेतन के साथ गुपचुप तरीके से रिलेशनशिप में थी। केतन अक्सर सिया की फोन पर बढ़ती व्यस्तता और उसकी बदलती आदतों को लेकर परेशान रहते थे, लेकिन उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वह व्यस्तता उनकी जिंदगी खत्म करने की स्क्रिप्ट लिख रही है। यह महज एक लव ट्रायंगल नहीं था, यह एक बहुत ही ठंडे दिमाग से रची गई क्रूर साजिश थी, जिसमें दो लोग मिलकर एक बेगुनाह को रास्ते से हटाने का प्लान बना रहे थे। पुलिस ने जब 18 जून के दिन की टाइमलाइन तैयार की तो कई रोंगटे खड़े कर देने वाले तथ्य सामने आए। इस वारदात से ठीक 34 मिनट पहले जब केतन और सिया किले के ऊपर मौजूद थे, तब सिया ने चेतन चौधरी को एक कॉल की थी। पुलिस का मानना है कि यह कोई सामान्य कॉल नहीं थी, बल्कि यह साजिश को अंजाम देने का एक ग्रीन सिग्नल था। यह इशारा था कि केतन अब उस जगह पर है जहां से उसे आसानी से धक्का दिया जा सकता है। चेतन चौधरी की भूमिका इस पूरे मामले में एक साइलेंट अपराधी जैसी थी। पुलिस की जांच में पता चला कि चेतन ने लोहगढ़ किले तक पहुंचने के लिए अपनी कार या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि वह अपने स्कूटर से वहां पहुंचा था। उसने लगभग 90 किलोमीटर का लंबा सफर तय किया ताकि वह किसी भी मुख्य टोल प्लाजा के कैमरों में कैद न हो। अपनी पहचान छिपाने के लिए उसने एक हुडी पहन रखी थी और चेहरे को धूप के चश्मे से ढक रखा था। वह एक आम ट्रेकर या पर्यटक की तरह दिखना चाहता था ताकि कोई उस पर शक न करे। पुलिस का मानना है कि जैसे ही सिया का इशारा मिला, चेतन ने पीछे से आकर केतन को वह जानलेवा धक्का दिया जिसने केतन की जिंदगी हमेशा के लिए छीन ली। इस खौफनाक घटना के तुरंत बाद चेतन वहां से उसी तरह चुपचाप निकल गया जैसे वह आया था। इस साजिश का सबसे डरावना पहलू यह था कि यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। सिया और चेतन ने इस वारदात को अंजाम देने से पहले बाकायदा इसका पूर्वाभ्यास किया था। पुलिस की पूछताछ और जांच में यह बात सामने आई है कि उन्होंने पुणे के पास ही एक अन्य पहाड़ी इलाके में जाकर इस पूरी साजिश की रिहर्सल की थी ताकि मुख्य दिन उनसे कोई भी चूक न हो। इससे भी ज्यादा खौफनाक बात यह है कि 18 जून से पहले भी केतन की जान लेने के प्रयास किए गए थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार 14 जून को भी एक ऐसी ही नाकाम कोशिश की गई थी जब सिया ने कथित तौर पर केतन को खाई की तरफ ले जाकर धक्का देने की कोशिश की थी, लेकिन किसी कारणवश वह सफल नहीं हो पाई और बाद में उसने इसे सांप आ गया था इसलिए डर गई जैसी झूठी कहानी बताकर टाल दिया। यानी ये दोनों साजिशकर्ता लगातार उस एक परफेक्ट मौके की तलाश में थे। ये सोचना भी दिल दहला देता है कि आप जिस इंसान के साथ हंस बोल रहे हैं, जिसके साथ जीने मरने की कस्में खा रहे हैं, वह हर पल आपकी जान लेने का अभ्यास कर रहा है। आज के दौर में कोई भी अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो,
वह अपने पीछे डिजिटल सुराग छोड़ ही जाता है। सिया और चेतन ने इस घटना के बाद अपने अपने फोन से बहुत सारा डेटा, चैट्स और कॉल हिस्ट्री डिलीट कर दी थी। उन्हें लगा था कि अगर फोन में कुछ नहीं मिलेगा तो पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, लेकिन वे पुणे पुलिस की साइबर और फॉरेंसिक टीम की ताकत से अनजान थे। पुलिस ने दोनों के फोन को फॉरेंसिक लैब में भेजा, जहां डेटा कार्विंग तकनीक का इस्तेमाल करके डिलीट की गई हजारों चैट्स, लोकेशन हिस्ट्री और कॉल लॉग्स को वापस रिकवर कर लिया गया। इन रिकवर की गई चैट्स में ऐसे कई कोड वर्ड्स और संदेश मिले जो साफ तौर पर जान लेने की साजिश की ओर इशारा कर रहे थे। इसके अलावा मोबाइल टावर डंप डेटा के जरिए पुलिस ने यह साबित कर दिया कि 18 जून को जिस समय केतन की मौत हुई, ठीक उसी समय चेतन चौधरी का मोबाइल फोन भी उसी इलाके के नेटवर्क टावर से सिग्नल ले रहा था। विज्ञान और तकनीक ने इन दोनों की बिछाई हुई हर चाल को बेनकाब कर दिया। इस मामले में पुलिस ने एक बेहद आधुनिक और वैज्ञानिक जांच पद्धति का इस्तेमाल किया, जिसे गेट एनालिसिस कहा जाता है। हर इंसान के चलने का तरीका, उसके कंधों का झुकाव, उसके कदमों की दूरी और उसकी शारीरिक मुद्रा बिल्कुल उसके फिंगरप्रिंट्स की तरह यूनिक, अद्वितीय होती है। लोहगढ़ किले के आसपास के सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया था, जिसने हुडी पहन रखी थी। उस व्यक्ति की पहचान पुख्ता करने के लिए फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने चेतन चौधरी को उसी किले की सीढ़ियों और समतल जमीन पर चलने के लिए कहा और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की। इसके बाद कंप्यूटर एल्गोरिदम के जरिए सीसीटीवी फुटेज वाले संदिग्ध व्यक्ति के चलने के तरीके का मिलान चेतन के चलने के तरीके से किया गया। यह मिलान 100% सटीक बैठा। इस एक वैज्ञानिक सबूत ने कोर्ट में यह साबित करने का आधार तैयार कर दिया कि वह हुडी वाला संदिग्ध व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि चेतन चौधरी ही था। तकनीक ने इस बार एक अपराधी को भागने का कोई भी मौका नहीं दिया। घटना के असल सच को समझने और अदालत में अपनी थ्योरी को मजबूत करने के लिए पुणे पुलिस ने लोहगढ़ किले पर एक विस्तृत क्राइम सीन रिक्रिएशन किया। सिया घोयल और चेतन चौधरी दोनों को अलग अलग मौकों पर वहां ले जाया गया। पुलिस की टीम ने एक इंसान के वजन और आकार की डमी का इस्तेमाल किया। उस डमी को उसी जगह से अलग अलग एंगल और अलग अलग ताकत के साथ धक्का देकर देखा गया जहां से केतन गिरे थे। पुलिस यह समझना चाहती थी कि अगर कोई इंसान खुद फिसलता है तो उसका शरीर कितनी दूर जाकर गिरता है, और अगर कोई इंसान पीछे से जोर लगाकर धक्का देता है तो शरीर की गति क्या होती है। इस डमी टेस्ट के नतीजे बिल्कुल पुलिस की साजिश वाली थ्योरी से मेल खा रहे थे। इससे यह पूरी तरह से साबित हो गया कि केतन गिरे नहीं थे, बल्कि उन्हें एक झटके के साथ हवा में धकेला गया था। किसी भी खौफनाक अपराध के पीछे आमतौर पर दो बड़े कारण होते हैं, या तो पैसा या फिर नफरत। इस केस में ये दोनों ही कारण मौजूद थे। पुलिस की जांच में यह बहुत बड़ा आर्थिक पहलू सामने आया कि सिया घोयल ने अपने मंगेतर केतन अग्रवाल से शादी के खर्च, गहनों और कुछ अन्य निवेशों के नाम पर कथित तौर पर करीब 1 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि ली थी। पुलिस को संदेह है कि सिया ने केतन से लिया हुआ यह पैसा चेतन चौधरी को सौंप दिया था। केतन का रियल एस्टेट का बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था और वे आर्थिक रूप से बहुत संपन्न थे। क्या सिया और चेतन ने इस वारदात को केवल एक लव ट्रायंगल के कारण अंजाम दिया, या फिर यह 1 करोड़ रुपए की वह रकम थी जिसे वे दोनों हड़पना चाहते थे और उसके सहारे अपनी एक नई दुनिया बसाना चाहते थे? पुलिस के बैंक स्टेटमेंट विश्लेषण और पैसे के इस ट्रेल ने इस मामले को और भी ज्यादा खौफनाक बना दिया है। जब कोई इंसान प्यार और रिश्तों को एक बिजनेस या एटीएम मशीन की तरह देखने लगता है तो उसके भीतर की इंसानियत मर जाती है। केतन तो बस एक बाधा था जिसे हटाकर वे दोनों पैसे और अपनी सोची हुई जिंदगी का मजा लेना चाहते थे। कहते हैं कि अपराध की बुनियाद पर टिके रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं। जैसे ही सिया घोयल और चेतन चौधरी के हाथों में पुलिस की हथकड़ियां पड़ी, उनके बीच का वह तथाकथित प्यार चकनाचूर हो गया। पुलिस की कड़ी पूछताछ और रिमांड के दौरान उन दोनों ने सारा इल्जाम एक दूसरे पर मढ़ना शुरू कर दिया। सिया ने पुलिस के सामने यह दावा किया कि उसे इस खौफनाक साजिश के बारे में कुछ नहीं पता था। यह सब चेतन चौधरी का प्लान था और उसने ही सिया को ब्लैकमेल करके या डरा धमकाकर इसमें शामिल किया।
दूसरी तरफ चेतन चौधरी ने पुलिस को बताया कि केतन को रास्ते से हटाने का पूरा मास्टरमाइंड सिया ही थी। चेतन के अनुसार सिया उसे लगातार उकसा रही थी और उसी ने उसे किले पर बुलाकर जान लेने का निर्देश दिया था। यह ब्लैम गेम पुलिस और अदालत के सामने इन दोनों के अपराधी होने की गवाही खुद दे रहा है। जब दो लोग एक जुर्म में शामिल होते हैं और पकड़े जाते हैं तो खुद को बचाने के लिए वे हमेशा एक दूसरे को बलि का बकरा बनाने की कोशिश करते हैं। इस पूरे मामले ने समाज के मनोवैज्ञानिक विचारकों को भी हैरान कर दिया है। एक इंसान कैसे अपने होने वाले जीवन साथी की जान लेने की योजना बना सकता है और उसके साथ हंसते मुस्कुराते हुए मौत के मुहाने तक सफर कर सकता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ऐसे मामलों में अक्सर अपराधियों के भीतर आत्ममुग्धता और सहानुभूति की पूर्ण कमी पाई जाती है। सिया का व्यवहार बाहर की दुनिया और सोशल मीडिया पर एक बहुत ही नॉर्मल और मिलनसार लड़की का था, लेकिन उसके दिमाग में एक क्रूर और शातिर अपराधी पल रहा था। यह विरोधाभास किसी को भी डराने के लिए काफी है। केतन एक सच्चे इंसान थे जो सामने वाले की अच्छाई पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा होगा कि जो हाथ वे प्यार से थाम रहे हैं वही हाथ उन्हें खाई में धकेल देंगे। यह केस हमें यह कड़वा सच सिखाता है कि कई बार चेहरे के पीछे छिपे असली शैतान को पहचानना नामुमकिन हो जाता है। आज के युग में सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का आईना बन चुका है, लेकिन सिया गोयल के मामले में यह आईना पूरी तरह से झूठा और भ्रामक था। अगर आप इस वारदात से कुछ दिन पहले तक के उनके इंस्टाग्राम या फेसबुक प्रोफाइल को देखें तो वहां सिर्फ एक खुशहाल कपल की खूबसूरत तस्वीरें ही नजर आती हैं। केतन और सिया साथ में डिनर करते हुए, मुस्कुराते हुए और शादी की शॉपिंग करते हुए दिखाई देते हैं। सिया ने दुनिया के सामने खुद को एक ऐसी आदर्श मंगेतर के रूप में पेश किया था जो अपने होने वाले पति से बेइंतहा प्यार करती है, लेकिन उस आभासी दुनिया के पीछे का सच कितना खौफनाक था, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि अपराधी अक्सर अपने गुनाह को छिपाने के लिए समाज के सामने अति सामान्य व्यवहार करने का नाटक करते हैं। सिया का सोशल मीडिया पर प्यार जताना दरअसल केतन और समाज की आंखों में धूल झोंकने की एक सोची समझी रणनीति थी। जब पुलिस ने सिया के प्राइवेट अकाउंट्स और फेक प्रोफाइल्स की गहराई से जांच की तो वहां से चेतन के साथ उसकी नजदीकियों के ऐसे सबूत मिले जो उसके सार्वजनिक चेहरे के बिल्कुल विपरीत थे। इस दर्दनाक कहानी में एक और पहलू है जो अक्सर अनदेखा रह जाता है, वह है दोस्तों और करीबियों की भूमिका। केतन के कुछ करीबी दोस्तों ने पुलिस को दिए बयानों में यह स्वीकार किया है कि उन्हें सिया के व्यवहार में कुछ अजीब सा बदलाव महसूस हो रहा था। पार्टी या गेट टुगेदर के दौरान सिया अक्सर अपने फोन में खोई रहती थी और बातों से कटने लगी थी। कुछ दोस्तों ने केतन को दबे स्वर में इस बात का इशारा भी किया था कि सिया शायद कुछ छिपा रही है, लेकिन केतन, जो पूरी तरह से प्यार में डूबे हुए थे और सिया पर अंधा विश्वास करते थे, उन्होंने इन बातों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। इंसान जब किसी से सच्चा प्यार करता है तो वह उसकी कमियों या धोखे को देखने से इनकार कर देता है। केतन को लगता था कि शादी की घबराहट के कारण सिया थोड़ी परेशान है। अगर केतन ने अपने दोस्तों की उन छोटी छोटी चेतावनियों पर ध्यान दिया होता या सिया से सख्ती से सवाल किए होते तो शायद आज तस्वीर कुछ और होती। यह स्थिति हमें सिखाती है कि जब हमारे शुभचिंतक हमें किसी खतरे का संकेत दें तो प्यार में अंधे होकर उसे पूरी तरह खारिज कर देना कभी कभी जानलेवा साबित हो सकता है। 1 करोड़ रुपए की जो भारी रकम सिया ने केतन से ऐंठी थी, उसे छिपाने का तरीका भी किसी मास्टरमाइंड क्रिमिनल से कम नहीं था। पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की जांच में यह बात सामने आई है कि यह पैसा किसी एक बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर नहीं किया गया था ताकि किसी को तुरंत शक न हो। सिया ने बहुत ही चालाकी से शादी की अलग अलग तैयारियों जैसे वेन्यू बुकिंग, ज्वेलरी और हनीमून पैकेज के नाम पर केतन से पैसे लिए, लेकिन वास्तव में वे बुकिंग्स या एडजेसेंट तो की ही नहीं गई थीं, या फिर बहुत कम एडवांस देकर बाकी पैसा नकद में निकाल लिया गया था। यह नकदी बहुत ही खामोशी से चेतन चौधरी तक पहुंचाई गई। चेतन ने उस पैसे का इस्तेमाल अपनी लाइफस्टाइल सुधारने और भविष्य में किसी दूसरे शहर में बसने की योजना बनाने में किया। पुलिस के लिए इस पैसे के लेन देन की कड़ियों को जोड़ना एक बहुत बड़ा सिरदर्द था, लेकिन जब पुलिस ने सिया के बैंक खातों का गहराई से ऑडिट किया और उन लोगों से पूछताछ की
जिन्हें कथित तौर पर एडवांस दिया गया था, तो सिया के झूठ का पूरा महल भरभरा कर गिर पड़ा। आर्थिक धोखेबाजी का यह एंगल इस क्राइम मिस्ट्री को केवल एक लव क्राइम से निकालकर एक बहुत ही कोल्ड ब्लडेड फाइनेंशियल क्राइम की श्रेणी में खड़ा कर देता है। गिरफ्तारी के बाद सिया और चेतन ने पुलिस और कानून की आंखों में धूल झोंकने की हर मुमकिन कोशिश की। शुरुआती पूछताछ में सिया ने खुद को एक बेचारी और डरी हुई लड़की के रूप में पेश किया। उसने पुलिस को एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई कि केतन उस दिन डिप्रेशन में था और उसने खुद अपनी जान ले ली। जब पुलिस ने पूछा कि उसने तुरंत मदद क्यों नहीं मांगी, तो सिया ने कहा कि वह इतने बड़े सदमे में थी कि उसे कुछ समझ ही नहीं आया। लेकिन जब फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई, जिसमें केतन के शरीर पर संघर्ष और बेहद ताकत से धक्का दिए जाने के निशान साफ थे, तो सिया की खुद अपनी जान लेने वाली थ्योरी बुरी तरह फेल हो गई। इसके बाद उसने तुरंत अपनी कहानी बदली और सारा दोष चेतन पर मढ़ दिया। भारत की न्याय व्यवस्था में अपराधी अक्सर सबूतों के अभाव या बयानों में बदलाव का फायदा उठाकर बचने की कोशिश करते हैं। सिया और चेतन के वकीलों ने भी पुलिस की थ्योरी में खामियां निकालने की कोशिश की, जैसे कि चेतन की घटना स्थल पर मौजूदगी को केवल मोबाइल लोकेशन के आधार पर पूरी तरह साबित नहीं किया जा सकता। लेकिन पुलिस ने जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज, गेट एनालिसिस और रिकवर की गई चैट्स की त्रिकोणीय कड़ियां जोड़ी हैं, उसने बचाव पक्ष के लिए झूठ गढ़ने का कोई खास रास्ता नहीं छोड़ा है। केतन के माता पिता के दर्द का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। जिस घर में नवंबर महीने में शहनाइयां बजने वाली थीं, वहां अचानक से मातम पसर गया। शादी के कार्ड छपने से पहले बेटे की मौत की खबर आ गई। परिवार ने केवल अपना एक जवान बेटा ही नहीं खोया, बल्कि उन्होंने समाज और रिश्तों पर से भी अपना भरोसा खो दिया है। यह मामला सिर्फ पुणे का एक स्थानीय केस नहीं है, बल्कि यह पूरे देश के युवाओं के लिए एक खतरे की घंटी है। आज के डिजिटल युग में, जहां दिखावे और सोशल मीडिया के जरिए लोग एक दूसरे को जज कर रहे हैं, वहां रिश्तों में पारदर्शिता कहीं खो गई है। यह केस समाज को यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने आसपास के लोगों को असल में कितना जानते हैं। अंधा विश्वास अक्सर इंसान को उस मोड़ पर ले जाकर खड़ा कर देता है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। केतन अग्रवाल का यह केस हमेशा एक चेतावनी की तरह याद रखा जाएगा कि रिश्ते चाहे कितने भी खूबसूरत क्यों न दिखें, उनकी गहराई में छिपे सच को जानना हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है। आज सिया घोयल और चेतन चौधरी दोनों ही सलाखों के पीछे हैं। पुणे ग्रामीण पुलिस ने अपनी तरफ से बेहतरीन काम करते हुए फॉरेंसिक, डिजिटल और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को एक साथ पिरोकर एक बहुत मजबूत चार्जशीट तैयार की है। यह मामला अब ट्रायल कोर्ट में है और न्याय की प्रक्रिया चल रही है। दोनों आरोपियों के वकील अपने अपने तर्कों के जरिए उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के सबूतों का पहाड़ उनके सामने खड़ा है। केतन के परिजन और पूरा समाज न्यायपालिका की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। इस दर्दनाक कहानी का अंत तभी होगा जब अदालत इन दोषियों को उनके किए की कड़ी से कड़ी सजा सुनाएगी। हालांकि कोई भी सजा केतन अग्रवाल को वापस नहीं ला सकती, लेकिन न्याय मिलने से शायद उस परिवार को थोड़ी सी शांति जरूर मिलेगी जिसने अपना सब कुछ खो दिया है। इस पूरे मामले में सिया गोयल के भाई साहिल गोयल के शामिल होने की खबरें और दावे सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में हैं। हालांकि यह स्पष्ट करना अनिवार्य है कि पुलिस या आधिकारिक जांच एजेंसियों ने अब तक भाई की संलिप्तता की पुष्टि नहीं की है। यह एंगल पूरी तरह अनवेरिफाइड है। दोस्तों, जाने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है। चंद पैसों और आलीशान जिंदगी के लालच में एक मासूम की जान लेने वाले इन अपराधियों को आपके हिसाब से क्या सजा मिलनी चाहिए? और क्या आज के समय में प्यार में किसी पर भी इतना अंधा विश्वास करना सही है? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर यह इन्वेस्टिगेशन आपको पसंद आई हो तो जागरूकता फैलाने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही सच्ची और सटीक क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हमेशा सतर्क रहें और अपनों को पहचानें। जय हिंद।